कहते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल तवाइफें हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है ना, ये कैसर भाई कहते हैं। तो मैं फिर इसलिए ये बात कर रहा हूं कि सैयद मुजम्मिल साहब अनइंटेंशनली मेरे हुस्न जन में हिंदुत्व आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के चक्कर में अनविलिंगली, अननोइंगली उन्होंने ये जुमला कह दिया कि मुसलमानों की पोजीशन को गलत तरीके से पेश किया कि कैटेगोरिकल मुसलमान ये कहते हैं हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा रहम दिल था, लिहाजा अब मैं आपको तारीख बताता हूं, मैं कोई नई चीज बता रहा हूं। नहीं भाई, हम भी वही मानते हैं। हमने कब कहा हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा रहम दिल था, बड़ा पारसा था, बड़ा पाकबाज था? हम कब कहते हैं? ऐसे ही फ्री में। ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोगों को मारा हुआ है। हाशमीइट्स की बात कर रहा हूँ। आपको शायद इल्म ना हो, लेकिन 692 में अब्दुल मालिक मरवान के अंडर, जो कि उमय्यद कैलिफेट में लीड कर रहे थे, 692 में इन्होंने 7 साल तक खाना काबा का मुहासरा कर लिया था। दीवारें गिरा दी थीं खाना काबा के अतराफ़ की हमले कर करके। तो वो तो तारीख़ उनको याद करती है हज्जाज बिन यूसुफ को एक ऐसे शख्स के तौर पे जिन्होंने रसूलुल्लाह के ख़ानदान को नहीं छोड़ा। अच्छा जी, यहाँ जो इन्होंने बेस रखी है, वो ये रखी है कि हज्जाज बिन यूसुफ चूंकि ये गलत करता रहा था, लिहाजा वो अब भी गलत कर रहा है। दैट्स व्हाट शी इज डूइंग। ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है सैयद मुजम्मिल साहब। हिस्ट्री का बलात्कार आप जो कर रहे हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये कितनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि आप ये कहें कि एक बंदे ने फलां फलां चीजें गलत की जिस पे हम और आप मुत्तफिक हैं, लिहाजा ये भी गलत किया। इसे कहते हैं लॉजिकल फैलेसी है, ये अपील टू इमोशन, यानी आप लोगों को जज्बाती करें। ये जी हज्जाज बिन यूसुफ ने फलां को मारा था, फलां को मारा था, फलां साहबी को मारा था, फलां आले रसूल को मारा था, बिल्कुल गलत किया था उसने, लिहाजा उसने ये भी गलत किया। यार ऑनेस्टी भी किसी चीज का तकादा होता है, ठीक है ना, कि आप लोगों को जज्बाती चंद चीजें फेंक रहे हैं जो कि हकीकत पर मबनी है, मगर उनका जज्बाती तौर पर यूज कर रहे हैं, एक फैक्ट के तौर पर नहीं, जज्बात के तौर पर। और उसके बाद आप कह देते हैं कि जनाब जो है ना वो हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में ये राय है, लिहाजा उसने सिंध के मामले में भी जुल्म ही किया होगा या ज्यादती की होगी। जबकि चाचनामा, अवेलेबल सोर्स और फुतूहुल बुल्दान में ये चीज पता चल रही है कि वो किन का रिवेंज लेने आया था, जिसको मैं आगे जिक्र भी करूंगा, ठीक है ना। और पीछे जो ट्रिगर्स हैं वो उनको भूलना नहीं है, वो किसी भी रियासत के लिए जरूरी होते हैं, कुछ भी वाकयाती कोई भी रिएक्शन करने के लिए। तो सैयद मुजम्मिल साहब ये ज्यादती ना करें कम से कम, भाई इतना मैं कहूंगा। आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बेदरेग हमले किए, ब्रूटैलिटी कमिट की। 1% अगर आप मुझे दिखा देना कोई अनबाइस्ड हिस्टोरिकल सोर्स जो हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में ये कहता है कि वो रहम दिल थे। ही वाज, ये मैंने आपको बता दिया ना, स्ट्रॉ मैन कर रहे हैं। हमारी पोजीशन ही नहीं है ये। कैटेगोरिकल मुसलमानों को ये कह देना कि हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा रहम दिल था और उसके बाद उन्हीं की हिस्ट्री पेश करके कहना कि जनाब देखो आप ये कह रहे थे। और भाई हम भी वही कह रहे थे, हमसे पूछा आपने। अब आपने पाकिस्तान की स्टडीज के अंदर कुछ पढ़ लिया है तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। हम तो उस सिलेबस के ही खिलाफ हैं कि उस सिलेबस के अंदर ऑथेंटिक चीजें कम हैं और गप गपैया ज्यादा है। वो तो हमारा मानना भी है। प्योर मैकेवेलियन फिगर, जहां से ताकत मिलती थी ले लिया करते थे, ब्रूटैलिटी करनी पड़ती थी करते थे। हाँ, चाच भी यही करता था। अकॉर्डिंग टू अवेलेबल सोर्स चाचनामा, चाच ने भी यही किया था, तो उसको भी गलत माने। फिर राजा दाहिर ने भी ब्राह्मण्स के साथ और बुद्धिस्ट के साथ यही किया था। वो इधर का हज्जाज बिन यूसुफ का, फिर उसको भी गलत माने। बताएं ना सैयद साहब, फैसला तो दोनों तरफ होगा। अनबायस रहेंगे हम, न्यूट्रल रहेंगे हिस्ट्री के मामले पर। हज्जाज बिन यूसुफ को हम जालिम कहते हैं, आप राजा दाहिर को कहते हैं सन ऑफ सॉइल, आप उसको कहते हैं हीरो। अभी उसका पोल भी खोलूंगा कि जो लोग उसको सन ऑफ सॉइल या हीरो कहते हैं उनके बारे में आपके प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन ने क्या बात की हुई है, ठीक है जी। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या रोमांटिसिज्म फैलाया है कि हमें ये लिटरेचर की फॉर्म में ये तारीख बताई गई, ये देखा भी नहीं कि ये मुसलमानों के कातिल थे दरअसल। जाके पूछिए अहले तशीश से या और लोगों से, या कुछ और बहुत से और फ़िरके भी हैं
जो कि सवियरली एंटेगनाइज करते हैं ये सारी कासिम वाली कहानी को, क्योंकि वो कहते हैं कि जो सादात थे दरअसल जो अरब से रेफ्यूज लेने के लिए आए थे हज्जाज बिन यूसुफ से बच के, इनके हमलों से बच के, उन्हें तो पनाह राजा दायर ने दी थी सिंध के अंदर कि आप यहाँ रह लीजिए, और गुस्सा ही ये था उसको। बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं। इसके साथ साथ जो पारसी थे, ज़ोरोएस्ट्रियन थे। पहले ये सादात वाले मामले को क्लियर कर लेते हैं। इसमें नो डाउट कि हज्जाज बिन यूसुफ की अकॉर्डिंग टू मुस्लिम हिस्ट्री, हज्जाज बिन यूसुफ ने सादात के साथ और असहाब के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की है। ये तारीख की हकीकत है। इसको कोई भी अगर झुटलाएगा तो वो गलत कर रहा है। तो मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर हज्जाज बिन यूसुफ ने, जो कि उमैयद खिलाफत का गवर्नर बना और बड़ा जाबिर किस्म का आदमी था, इसने सादात के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की, अहले बैत के साथ, अहले रसूल के साथ। इसी तरीके से खाना काबा की बसीज भी की गई, ठीक है ना, और कई मामलात हैं जिनका जिक्र मिलता है। तो ये हकीकतें हैं। मगर ये बात, ये नरेटिव कि हज्जाज बिन यूसुफ का राजा दाहर के साथ टसल में से असल टसल ये थी कि उन्होंने सादात को पनाह दी थी, ये बात गलत है। उसकी वजह बताता हूं। चचनामा में या फतहुल बुल्दान में, जो कि ओल्डेस्ट अवेलेबल सिंध की हिस्ट्री को, एक्सपेडिशन को एक्सप्लेन करने वाले सोर्सेज हैं, उनमें बताए हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर का तख्ता उल्टा था, कितने सादात को पकड़ा वहां पर, बताएं। क्योंकि एक्सपेडिशन जिस वजह से हुई है वो गोल तो अचीव करना है ना। तो अगर सादात के लिए हुई थी राजा दाहर के पीछे जो एक्सपेडिशन मोहम्मद बिन कासिम की, तो फिर उन सादात का आपको पता मिलना चाहिए चचनामा के अंदर या फतहुल बुल्दान के अंदर, नहीं मिलता। ठीक है, ये चीज याद रखनी चाहिए। अरब के अंदर नस्ली तासुब था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब खिलाफत राशिदीन खत्म हुई है, खिलाफत राशिदा, उसके बाद यह तासुब दोबारा उभरना शुरू हुआ था। इसकी मुस्लिम हिस्ट्री गवाह है कि वो तासुब उठना शुरू हुआ था। यही वजह है, ये मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं अभी आपको बताता हूं। यही वजह है कि जब अब्बासियों की हुकूमत में तुर्क वॉरियर्स को एंटर करना पहली दफा शुरू किया गया, तुर्क और तुर्क जो वॉरियर्स हैं उनको अरब के अंदर भी अपॉइंट किया गया और उन्होंने कई अरब्स के साथ जंगें लड़ी। तो अरब कबाइल ने आपस में बैठ के बाद में बात की कि यार देखो, हम अरब हैं, तुर्क बाहर के लोग हैं, नॉन अरब्स हैं, तुम अरबों के खिलाफ तुर्क्स को इस्तेमाल कर रहे हो। तो बाद में फिर ये स्ट्रेटेजी बनाई गई कि तुर्कों को बाहर की फौजों के लिए, बाहर की जंगों के लिए यूज किया जाएगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए नहीं। ये मैं पता क्यों हकीकत बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं कि अरब अरब के मामले के अंदर नस्ली तासुब का शिकार हो सकता था। ये हिस्ट्री आपको बताती है। ठीक है, तो हज्जाज बिन यूसुफ सादात के मामले के अंदर वहां पर यह मामला नहीं किया राजा दाहिर के साथ, बल्कि एक और मामला था। एक मामला था जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब वो टाइम है जब मैंने आपको कहा था कि वो वाकया क्या था कि औरतों के इशू से पहले और शिप्स के अबडक्ट होने के इशू से पहले कैसे वो वाकयात थे जिन्होंने राजा दाहिर में और हज्जाज बिन यूसुफ में तलखियां पैदा की। क्या वो मामला सादात का था? आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अकॉर्डिंग टू फतहुल बुल्दान। मैं इंग्लिश में ही दिखा रहा हूं, मैं अरबी में साथ साथ दिखाता तो मुझे दो चीजें बार बार दिखानी पड़नी थी, तो इंग्लिश के अंदर दिखा रहा हूं। ये देखें जी, ये आपके सामने मैं हज्जाज बिन यूसुफ का एरिया लेकर आ रहा हूं। ठीक है, ये कैंपेन्स अंडर अल हज्जाज। हुआ क्या, ये पेज नंबर है 215, ठीक है ना, कवर हो गया। अब देखते हैं हुआ ये, सईद इब्ने असलम नामी गवर्नर था जिसको बेसिकली मकरान के एरिया में अपॉइंट किया गया था। सईद बिन असलम को किसने? हज्जाज ने। मैंने आपको पहले बताया कि हजरत उमर फारूक के जमाने के बाद मकरान के एरियाज में कुछ लोग आकर छुपना शुरू हुए थे। वहां पर अरब कॉलोनीज भी थीं, लिहाजा वहां पर अरबों का होल्ड ज्यादा मजबूत होना शुरू हुआ
और करते करते झड़पों के नतीजे में ये हुआ कि मकरान सिंध हुकूमत के अंडर से जाता रहा और हज्जाज के अंडर आ गया। हज्जाज ने वहां पर एक गवर्नर मुंतखब किया जिसका नाम था सईद इब्न असलम, सईद बिन असलम। अब उसके साथ क्या हुआ? हुआ ये कि दो नाम, मुआविया और मोहम्मद, जो कि अल हारिस इलाफी के बेटे थे, उन्होंने मकरान के अंदर हज्जाज बिन यूसुफ के गवर्नर के खिलाफ कैंपेन शुरू करके उसका मर्डर कर दिया। सईद बिन असलम का उसने मर्डर कर दिया। उस मर्डर के नतीजे में हज्जाज को गुस्सा आया और उसने उन बंदों को मांगने की कोशिश की। वो बंदे पता कहां छुप गए? राजा दाहिर के पास। वो दोनों बंदे, अब आपको समझ आ रहा है? राजा दाहिर के साथ उन औरतों के मामले से पहले ये वो वाकयात हो रहे थे जिन वाकयात में मकरान के गवर्नर का मर्डर करके मुआविया और मोहम्मद नामी दो भाई छुप गए राजा दाहिर के पास, जिसका नतीजा ये निकला कि हज्जाज ने मुजा को अपॉइंट किया, तमीमी जो थे, गवर्नर के तौर पर, और उन्होंने फिर रेड्स डालनी शुरू की और उन्होंने बूटी गेन करना शुरू की और फिर कंदाबिल के जो एरिया थे उनको कॉन्कर किया, और जिसको बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने पूरा किया। इससे आपको ये चीज पता चलनी चाहिए कि ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि जनाब उसको सादात का गुस्सा था, ये ना चचनामा के अकॉर्डिंग है ना फतूहुल बुल्दान के अकॉर्डिंग है, बल्कि औरतों से पहले जो वाकया मैंने आपको बताया, कोई भी स्टेट जब किसी चीज के ऊपर इशू बनाती है तो जाहिर बात है मल्टीपल ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं, मोटिव्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जो चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, वो ग्रेजुअली फिर इस सिचुएशन के ऊपर लेकर आपको जाते हैं कि वो वाकया पेश आए। तो हज्जाज बिन यूसुफ के राजा दाहिर के साथ मामलात में ये औरतों के वाकये से पहले दूसरा वाकया ये था जो कोट किया जाता है। सादात का वाकया कोट नहीं किया गया। वो अलग बात है कि अरब की सरजमीन के ऊपर उसने सादात के साथ जो जुल्म, जबर और ज्यादतियां की हैं, वो उसमें कोई शक नहीं है कि उस पर शदीद गलती के ऊपर था, बल्कि मुजरिम था, मुजरिम। ठीक है ना, ये याद आपको रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। खैर, ये चीज थी आपको बतानी कि यहाँ क्या ब्लंडर मारा इन्होंने। बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं। इसके साथ साथ जो पारसी थे, ज़ोरोएस्ट्रियन थे, उनको पनाह देने वाला राजा दाहिर था सिंध के अंदर, क्योंकि यहाँ प्लूरैलिटी थी किसी हद तक। दूसरी वजह, जो उमैयद खिलाफत स्टेट के खिलाफ जाने की राजा दाहिर ने की, जिसकी उसको जरूरत नहीं थी, जो उसने पंगा लिया, इनके बकौल, बाय द वे ये बताता चलूं, ये हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है, इनएक्यूरेट है कि राजा दाहिर ने पारसियों को पनाह दी थी, क्योंकि पारसी डायरेक्ट राजा दाहिर की जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आए थे, बल्कि साथ एक दौलत थी, यानी साथ एक किंगडम थी जिसको संजान के नाम से जाना जाता था। पारसी सबसे पहले वहां आ, यानी उससे पहले तो मैंने आपको बताया बॉम्बे के एरिया में या मकरान के एरिया में थे, मगर जब उनको लगा कि राजा दाहिर का असर रसूख अरबों से कम हो रहा है, ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, तो पारसी निकलकर संजान के एरिया में चले गए थे। तो लिहाजा राजा दाहिर के साथ अगर इन्होंने इख्तलाफात पेश करने हैं तो ये इनकी मर्जी है, पारसियों को भी ऐड कर सकते हैं। सो दे आर गिविंग अ जेन्युइन रीजन फॉर हज्जाज बिन यूसुफ टू सेंड द आर्मी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल रिवर्स करके आपको बताई जाती है। तो पहला तो ये मिथ हो गई। इन दी एंड जनाब ये मिथ हो गई, मिथ हो गई। सोर्स किन के पास नहीं है ऑथेंटिक? सन ऑफ सॉइल के पास। सन ऑफ सॉइल के पास सोर्स नहीं है और मिथ बस्ट कर रहे हैं विद नो अल्टरनेटिव, विद नो अदर नरेटिव, जस्ट इमोशनल एंड दैट वो रेपिटेटिव स्टीरियोटाइप किस्म का नरेटिव। और भी बहुत सी इस पे किताबें हैं। फतूहुल बुल्दान नामी एक किताब है। लें जी, अपनी वीडियो के अंदर फतूहुल बुल्दान का नाम लिया, मगर आप देखेंगे फतूहुल बुल्दान के बारे में ये क्या कह रहे हैं, बट इनको जो लोग हैं एडवोकेट्स, वो आगे क्या कहेंगे सुनते जाएं। ठीक है। और उसके तहत भी कुछ फैक्ट सामने आते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा लेयर्ड एक्सप्लेनेशन वो भी नहीं है जो सिंध का कॉन्क्वेस्ट था उसके हवाले से। ट्रेजेडी देखिए कि जो लोकल बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी, उन ये सुनना है आपने, ये सुनना जरा।
राजा दाहिर साहब प्लूरलिज्म के कायल थे और बड़ी प्रॉस्पेरस किस्म की सोसाइटी थी। तो आप जरा सुन लें कि बुद्धिस्ट के साथ बुद्धिस्ट ने वहां पर क्या किया, ट्रेजेडी क्या थी, सुनिएगा जरा। ट्रेजेडी देखिए कि जो लोकल बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी उन सब ने इनको सपोर्ट किया अगेंस्ट द इंडियन कॉज। हमेशा से हिंदुस्तान का यही डायलमा रहा है कि इंटरनल यूनिटी नहीं थी, इसीलिए डिसइंटीग्रेशन आ गई। और ये क्यों हुआ, बुद्धिस्ट ने क्यों सपोर्ट किया, इसीलिए किया कि राजा दाहिर का जो बाप था चाच, उसने जो राय डायनेस्टी थी यानी कि जो बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी उनको डीथ्रोन किया था। तो उन्होंने कहा बदला लेते हैं इनसे। फिर गुर्बत भी थी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि इन फौजों का हिस्सा बन जाते हैं। तो बन के जब देवल के मकाम पर वो आए तो वहाँ पर यहां रोकते हैं जी। लो जी, अगर राजा दाहिर बड़ी को प्रॉस्पेरस सोसाइटी लेकर चल रहा था और बड़ा प्लूरलिज्म था, बड़ा लिबरलिज्म था, बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी थी, हर एक को इजाजत थी, सब नॉर्मल चल रहे थे, तो बुद्धिस्ट इतने गुस्से में क्यों थे? और आपने खुद बता दिया, सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं, खुद ब्राह्मण्स गुस्से में थे। मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे आप, चलें आपका सोर्स दिखाते हैं ताकि आपको यकीन आ जाए। ये देखें जी, इन द शैडो ऑफ हिस्ट्री, प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन, ठीक है ना शाह जी, सैयद मुजम्मिल साहब, प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन इन द शैडो ऑफ हिस्ट्री पेज 136 के ऊपर लिखते हैं, ये देखो, इन द सक्सेस ऑफ द अरब्स द डिसइंटीग्रेटेड सिंधी सोसाइटी आल्सो ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड। लो, वो कहते हैं सिंध की सोसाइटी का बटा हुआ होना भी एक कंट्रीब्यूशन है अरब की सक्सेस के अंदर। जमींदार सोसाइटी थी, वडेरा था, वहां का जो मिनिस्टर्स थे, साईं थे, बड़े लोग थे, उन्होंने अरब्स का साथ दिया। लो जी, आगे देखें, द बेस्ट एग्जाम्पल of the Brahman who told the Arab general to demolish the temple where the flag was hoisted because the people of Debel believed that they could not be defeated unless the flag remained intact. लो जी, सनातनी लोग जो वहां मौजूद थे सिंध के अंदर, ब्राह्मण, उसने मोहम्मद बिन कासिम की फौज को बताया मोहम्मद बिन कासिम की फौज को बताया कि ये जो टेंपल तुम्हें नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है, इसको किसी तरीके से अगर तुम तोड़कर गिरा दो ना, तो सिंध के लोग सरेंडर कर जाएंगे, क्योंकि उनके नजदीक ये बड़ा सेक्रेड है कि जब तक ये फ्लैग इंटैक्ट रहेगा तब तक देबल का मकाम और सिंध फतह नहीं हो सकता। लो जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन बता रहे हैं कि द सन ऑफ सॉइल्स वर द कल्प्रिट्स, वो रेबल्स थे राजा दाहिर के, उसके खिलाफ आवाज उठाई। अब देखें, राजा दाहिर साहब की प्लूरलिज्म की जो प्लूरल सोसाइटी थी वो क्या कर रही थी। Whenever a tribal leader or a chief decided to collaborate with the Arabs, he tried to find some pretext in order to justify his betrayal. जब किसी ने गद्दारी करनी होती थी, सन ऑफ सॉइल साहब में से, सन ऑफ सॉइल में से किसी ने गद्दारी करनी, ये कहते हैं राजा दाहिर को हीरो मानो। लो, और तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं, अरब्स आए हैं तो सब ने अपनी शलवारें गिरा दी हैं, लुंगियां गिरा दी हैं, इन पे आप कहते हो इनको हीरो बनाए, हम इनको बोलते हो। इसलिए हम नजरिए की बुनियाद पर बात करते हैं, इलाकों की बुनियाद पर नहीं। नजरिया नजरिया बड़ा होता है इंसानों से, इंसान गलत हो सकता है, नजरिया दलील की बुनियाद पर ठीक और गलत साबित होता है, इंसान से तो गलती होती है। तो जब भी किसी ट्राइब के लीडर ने, चीफ ने अरबों के साथ मिलना होता था ना, तो वो धोखा देने के लिए जस्टिफिकेशन ढूंढता था। चेक करना जरा जस्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, Kaka, the chief of the Bodhya, told his tribe that the Buddhist books and the knowledge of astrology made a forecast that the conquest of the Arabs over this country was imminent. बुद्धिस्ट ने, उनके एक्सपर्ट्स ने, जो काका था चीफ ऑफ बौद्ध, उसने कहा बुद्ध धर्म के शास्त्रों में यह भविष्यवाणी की गई है ज्योतिष के अनुसार कि अरब इस इलाके को फतह कर कर रहेंगे, लिहाजा सरेंडर कर दो, लम्हे पे आ जाओ। सन ऑफ सॉइल्स ने कहा अरब के आगे लंबे पड़ जाओ। Another leader, Moka Vaseu,
also referred to the prediction of the Arab victory by astrology. ज्योतिष सामने आकर कहने लगे अरबों की जीत ही जीत है, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मारे जाओगे। लोग लेटना शुरू हो गए मोहम्मद बिन कासिम के सामने, और ये कहते हैं सन ऑफ सॉइल को हीरो मानो, राजा दाहर को। राजा दाहर का भी आगे बताएंगे। He requested मोहम्मद बिन कासिम टू इम्प्रिजन हिम। सिंध के लीडर्स ने मोहम्मद बिन कासिम को कहना शुरू किया हमें कैद कर लो, बाय अ ट्रिक, इम्प्रिजन हिम बाय अ ट्रिक सो दैट ही माइट रिटेन हिज इंटेग्रिटी। उसकी इज्जत पर कोई धब्बा ना आए, तो प्लीज मुझे अरेस्ट कर लो, मगर धोखे से करना, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं खुद को कानून के हवाले कर रहा हूं अरब के। लो चेक करो, देखो अब सुनना जरा वो क्या कहता है। If I surrender to you voluntarily without any show of fighting or opposing, my enemies will reproach me for it, and I shall thereby bring my noble family into disgrace. मोहम्मद बिन कासिम, मैं खुद को हवाले अगर खामोशी से कर दूंगा ना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी और दुश्मन मेरे पीछे आ जाएंगे। तो करते क्या है, नाउ आई एम गोइंग टू सकरा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ माई डॉटर। मैं अपनी बेटी की शादी मनाने के लिए सकरा के इलाके में जा रहा हूं। मोहम्मद बिन कासिम ऑर्डर कर सकता है 1000 घोड़े वालों को कि मार्च करें, उनके रास्ते में रोक लें, ऑन सच एंड सच अ रोड, एंड व्हेन आई पास बाय दैट प्लेस दे शुड कम एंड कैप्चर मी। वहां आ जाएं और सन ऑफ सॉइल को अरेस्ट कर लें। अपना खुद अपनी मुखबरी कर दी कि मुझे आके यहां से पकड़ लो। जैसे सैयद मुजम्मिल साहब, आपको तो ये बात ज्यादा समझ आएगी कि जैसे 9 मई के वाकये के बाद कई पीटीआई के लीडर्स ने खुद कॉल करके कहा हमें घर से उठा लें। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मुजम्मिल साहब? समझ रहे हैं सन ऑफ सॉइल कैसे लोग थे? इन दैट वे आई शैल बी फ्री फ्रॉम एनी ब्लेम और रिप्रोच। तो इस तरीके से मैं किसी किस्म की बेइज्जती से बच जाऊंगा। देन पीपल विल नॉट से दैट आई बिकेम अ रेनेगेड। तो फिर लोग मुझे ये नहीं कहेंगे कि ये तो बुरा आदमी था। एंड दाहर विल नॉट सस्पेक्ट एनी फाउल प्ले। दाहर को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उसे धोखा दिया। ही विल बिलीव दैट आई हैव बीन ड्रैग्ड अवे बाय फोर्स एंड वायलेंस। तो ये पता चलेगा राजा दाहर को कि मुझे जबरदस्ती किडनैप किया गया है, अगवा किया गया, लिहाजा अब मेरी फोर्स नहीं आ सकती, तो मैं इस तरह बच भी जाऊंगा। लो, ये प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन लिख रहे हैं इन द शेडो ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर मुबारक अली 137 पर। ये थे सन ऑफ सॉइल। अब देख लें जरा सन ऑफ सॉइल के बारे में नतीजा निकलने लगा। 10 वन ऑफ द फैक्टर्स which facilitated the Arab conquest of Sindh was the collaboration of the Sindhi chiefs and zamindars, son of soils. Son of soils were the factors who collaborated with Arabs in the conquest of Sindh. Those were Sindhi chiefs and zamindars, son of soils. हाँ जी सैयद मुजम्मिल साहब, इनके गीत गाने की हमें बात करते हैं। हाँ जी, ये प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन लिख रहे हैं, चचनामा नहीं बयान कर रहा, ठीक है ना? हाँ, हवाई फायर नहीं कर रहा मैं जी। आगे चलते हैं जी। उन्होंने हथियार डाल दिए, लेकिन कासिम साहब ने कहा कि हथियार तो आपने डाल दिए हैं, लेकिन मुझे माफ कर। लो जी, ये पॉइंट है ना, ये बड़े गौर से सुनना है। यहां मैंने बेस रखी थी, आपको सुनना है आपने। अब आपने देखना है, पहले बेस समझ लें, अब आपने देखना है। जब मोहम्मद बिन कासिम और हज्जाज बिन यूसुफ की एप्रिसिएशन की बारी आती है, मैं इसलिए कह रहा हूं, ना मैं राजा दाहिर को यहां अप्रिशिएट करने बैठा हूं, ना मैं मोहम्मद बिन कासिम को अप्रिशिएट करने बैठा हूं। मैं हिस्ट्री के फैक्ट्स कोट करने के लिए बैठा हूं जो हमारे पास मौजूद है, आइडियोलॉजिकल बेस के ऊपर, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद के ऊपर, हिस्ट्री की बुनियाद के ऊपर, इमोशंस की बुनियाद पर नहीं कि अपनी मर्जी की बात पेश कर दी। अब सुने, ठीक है जी, सुने। मैं पहले आपको एक पॉइंट समझा सका हूं, ये समझ रहे हैं आपने। सैयद मुजम्मिल साहब का कमाल ये है, इमोशनली ये बेसिकली हाईजैक हुए, बायसनेस शो की है इन्होंने इस पूरी वीडियो के अंदर, कि चचनामा को वहां वहां अनऑथेंटिक कहते हैं, वहां वहां फॉल्स कहते हैं, जहां जहां वो मोहम्मद बिन कासिम की एप्रिसिएशन और तारीफ बयान कर रहा है, एडमायर कर रहा है।
तो वहां ये कहेंगे ये कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं था। मगर कमाल बात बताऊं, पूरी कन्विक्शन और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अभी ये बात करने लगे हैं और कहेंगे मैं कोई हवाई फायर नहीं मार रहा, हवाई फायर नहीं मार रहा। और पेश पता किसे करेंगे? इनको दुख ये था सैयद मुजम्मिल साहब को कि चचनामा जो है वो 500 साल बाद रिकवर या रिट्रीट किया गया था, रिट्रीव किया गया था 500 साल बाद। मगर कमाल इनका चेक करना कि ये बात करते हुए इनको सारी हिस्ट्री ठीक नजर आएगी। अब कोई इनको ऑथेंटिसिटी नजर नहीं आएगी कि भाई कोई एतराज उठ सकता है या क्या हो सकता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर एतराज भी उठाना है, इसे कहते हैं बायसनेस। ठीक है ना? ये सुने जरा। लोगों ने हथियार डाल दिए, लेकिन कासिम साहब ने कहा कि हथियार तो आपने डाल दिए हैं लेकिन मुझे माफ़ करने का हुक्म नहीं है। 3 दिन तक मैसेकर हुआ है। और ये मैं हवाई कहानी नहीं सुना रहा, इसके लिए मन्नान अहमद आसिफ की जो किताब है अ बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट, चाचनामा है। चलो चलो जी, ये मैं को हवाई फायर नहीं मार रहा, बल्कि इसके लिए मेरे पास सबूत है। तो मैं पता क्या समझा था कि सैयद मुजम्मिल साहब हमारे सामने वीडियो एविडेंस रखेंगे या अपनी फोटो दिखाएंगे मोहम्मद बिन कासिम के साथ या राजा दाहिर के साथ। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सैयद मुजम्मिल साहब अपनी फोटो दिखाएंगे। तो हिस्टोरी तो डिस्टॉर्टेड है, हिस्ट्री तो अर्ली अवेलेबल सोर्स ही कोई नहीं है हमारे पास, हमारे पास सोर्स ही नहीं है। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम पर एतराज करने के लिए इतनी कन्विक्शन और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कैसे कह सकते हैं? सवाल तो बनता है ना, कैसे कह सकते हैं आप? कमाल है। जब हज्जाज बिन यूसुफ की और राजा दाहर की बारी आती है, तो पूरी अपना मोहम्मद बिन कासिम की बारी आती है एतराज करने की, तो उस वक्त चाचनामा भी ऑथेंटिक हो जाता है, फुतुहुल बुल्दान भी ऑथेंटिक हो जाता है। मगर जब राजा दाहर की पोल पट्टी खोलने की बारी और सिंध की सोसाइटी की पोल पट्टी खोलने के बारे में आता है, तो चाचनामा भी जो है वो फॉल्स हो जाता है। 500 साल बाद लिखा है, कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है, राइटर का नहीं पता, ट्रांसलेटर का पता है, कन्वर्ट करने वाले का, अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स भी नहीं है, 500 साल बाद लिखी गई है। तब इनके अंदर का हिस्टोरियन जाग जाता है। सैयद मुजम्मिल साहब, ये कब तक ये चलेगा? कब तक आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या इमोशनल इंटरेस्ट के लिए या ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए ये काम करते रहेंगे मुजम्मिल साहब? हैं? आगे बढ़ते हैं, जरा सुनते हैं और कौन कौन सी किताब का नाम ले रहे हैं। ठीक है ना? तो जरा इसको भी चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है, क्या मुश्किल है। मुस्लिम ओरिजिन्स इन साउथ एशिया, ये पढ़ सकते हैं। अ पेज फ्रॉम हिस्ट्री बाय मुबारक अली, ये पढ़ सकते हैं। मुबारक अली साहब इज़ अ प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन, उन्हीं की। ठीक है जी, सुन लिया आपने। मुबारक अली साहब इज अ प्रेस्टिजियस, डॉक्टर मुबारक अली साहब इज अ प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन। तो जितनी मैंने बातें पेश की हैं इनके प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन से पेश की हैं और आगे भी पेश करने लगा हूं अभी बहुत सी चीजें। क्या कहते हैं? कहते हैं ये जितनी बात मैं कोट कर रहा हूं कि 3 दिन तक मैसेकर हुआ, ये बातें जनाब अ पेज फ्रॉम हिस्ट्री के अंदर लिखी हुई हैं। सही मुजम्मिल साहब, अब पेज फ्रॉम हिस्ट्री के एसेज के अंदर से ये बात निकाल दें आप। 260-64 सफे की किताब है, मैंने गो थ्रू की है, मुझे तो नहीं ये वाकया मिला। मुबारक अली साहब ने ये वाकया अ पेज फ्रॉम हिस्ट्री के एसेज और आर्टिकल्स के अंदर ये कहां मेंशन किया है, हवाला दिया आपने? एक तो हमारे साथ ये बड़ा मसला है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स सो कॉल्ड उठते हैं कौम को एक नया नैरेटिव देने के लिए और सन ऑफ सॉइल जगाने के लिए और इमोशनल करने के लिए, इनका हाल भी उन्हीं एवोल्यूशनिस्ट की तरह है जो सिर्फ फोटो चेप देते थे, एविडेंस कोई नहीं होता था। ये देखें जबड़ा मिल गया, ये देखें टेलबोन मिल गई, ये देखें स्कल मिल गया, ये देखें दुम मिल गई, ये देखें जनाब जो है ना वो पेल्विक बोन एरिया मिल गया हमें, ये जी बंदर से मिल रहा है। वे कहाँ है? कहाँ है फॉसिल्स? क्या डेट बैक करते हैं? कहाँ हुआ ये सारा? कुछ भी नहीं पता। तो लिबरल्स और सेकुलर्स भी यही कर रहे हैं कि अपने नैरेटिव को पेश थोपने के लिए सिर्फ किताबों की तस्वीरें दिखा देते हैं। किताबें खोलते हो, खुदारा किताबें पढ़ते हो आप लोग? किताबें खोले तो सही, उस किताब के अंदर लिखा क्या हुआ है? अब पेज फ्रॉम हिस्ट्री के अंदर ये बात मुझे तो नजर नहीं आई। 264 सफे की किताब है। अगर सैयद मुजम्मिल साहब अपनी वीडियो के अंदर रिप्लाई करके दिखा दें वो पेज, ये बात कहां लिखी हुई है इस किताब के अंदर। अब सवाल ये नहीं है,
सवाल ये था कि ये किताबों को शोकेस करने की बजाय ओरिजिनल रेफरेंसेस दिखाए जाते हैं, किताबों के पेज नंबर्स दिए जाते हैं, जो कि मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना, ओरिजिनल किताब में, और दिखा भी रहा हूँ।